हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ क्लास 10th के साइंस का बोर्ड एग्जाम जो 27 फरवरी को होने वाला है उसका पेपर लीक हो चुका है। उसके सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक जो उस एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो लीक हो चुके हैं और वो अगर आपको पता चल जाए तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। फिलहाल ऐसा ही कुछ हुआ है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक्स ऐसे हैं अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके 95% मार्क्स पक्के हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से उसका कॉन्सेप्ट समझते हुए। अब ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है क्योंकि पिछली बार जब मैंने ये टॉपिक्स दिए थे तो वहां पर भी 95% से ज्यादा का पेपर फंसा था और यहां पर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के बाद पिछले 4 से 5 साल के जितने भी पेपर आए हैं उनके पैटर्न को स्टडी करने के बाद ये मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे जिन पर स्टार बने हुए होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिन पर स्टार नहीं बने हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 80% का ही स्कोर करना है तो आप लोग स्टार बने हुए टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, और आपको लगता है कि 95% 100% पे जाना है मुझे तो आप लोग सारे टॉपिक्स को कवर करें। टॉपिक थोड़े ज्यादा लग सकते हैं लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आपको ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि आप लोग 75 और 80 करना चाहते हैं तो स्टार वाले टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और उनके नियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर इजी भी है तो आपको ये दोनों तैयार करके जाने हैं। इसके बाद आता है उत्तल व अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेंसों के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, फोकस दूरी और प्रकाश से केंद्र की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है। लेंस में दो फोकस होते हैं तो दोनों फोकस की परिभाषा याद करके आपको जानी है। लेंस तथा दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब क्या क्या स्थितियां होती है लेंस से और दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की, वो सारी आपको तैयार करके जानी है, क्योंकि यहां पर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या किसी न्यूमेरिकल के अंदर वो आपसे पूछ लेगा कि इसका आरेख बनाकर बताइए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे उसके अंदर आपको किरण आरेख बनाना होगा तो आपको ये तैयार करके जाना है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, आभासी कब बनता है, कब उल्टा होता है, कब सीधा होता है, और दर्पण में वास्तविक किधर बनता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, और लेंस में वास्तविक या आभासी लेफ्ट में बनता है या राइट में बनता है। ये सारी बातें आपको वहां पर पता होनी चाहिए। बात करते हैं निकट व दूर दृष्टि दोष के निवारण, कारण और उसके आंकिक प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके कारण पता होना चाहिए, निवारण पता होना चाहिए, साथ में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे। सेम न्यूमेरिकल आपके लेंस और आपके जो मिरर है, दर्पण और लेंस दोनों के ऊपर भी आपको मिलेंगे, तो ये न्यूमेरिकल आपको तैयार करके जाने हैं। इसके बाद लेंस व दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और उसका कारण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वो प्रिज्म की लाइट, प्रिज्म से जब लाइट निकलती है 7 रंगों में बढ़ जाती है, वर्ण विक्षेपण। फिर उसका कारण क्या होता है, उसको सबसे पहले किसने करा था, तो आइजैक न्यूटन ने करा था उसको डिस्कवर, तो सबके बारे में आपको लिखना होगा। नेत्र की समंजन क्षमता, ये 2 से लेकर 4 नंबर तक में आता है, उसके हिसाब से याद करके जाना। 2 नंबर में शॉर्ट में लिखना, 4 में थोड़ा सा बड़ा करके लिखना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इस तरह के रीजन आ सकते हैं। स्वच्छ आकाश नीला होता है और खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, ये सारी रीजन आ सकते हैं जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। अगला आता है चालक। अगले चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर है। चालक का प्रतिरोध और इस पे किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, यानी चालक का प्रतिरोध क्या होता है और कौन कौन सी चीजों पर यह निर्भर करता है या किन किन चीजों से इस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं क्या, ओम का नियम और इसका सत्यापन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है, ओम का नियम और इसका सत्यापन। ठीक है, अगला हम बात करेंगे यहाँ पे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वो आप लोग कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के। फिर अगला आता है आपका R1 R2 R3, यानी जो 3 प्रतिरोध होते हैं उनके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रेणी भी इंपॉर्टेंट है पर श्रेणी थोड़ा सा इजी लगता है। फिलहाल दोनों तैयार करके जाना। अगर पिछले सेट उठा के देख लोगे तो आपके 7 में से 4 सेट के अंदर ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर बात करते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है, इसका V और I, R और B, I और R के पदों में इसके फॉर्मूले को बताना है आपको। फिर आता है चुंबकीय बल रेखाएं और इनके गुण, यहां से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोल देगा या इसके अंदर से पूछ सकता है कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। अगला आता है मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये नियम काफी इंपॉर्टेंट, आपको पता करके जाना है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, और मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों के नियम आ जाते हैं। बाएं हाथ का नियम बल निकालने के काम आता है, दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा निकालने का काम आता है, ये पढ़ के जाओगे। अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसके नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण बार बार पूछा जाता है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र क्या होते हैं, ये तो लॉन्ग में आपके पक्के आते हैं। अगर आपको 6 नंबर का अपना लॉन्ग पक्का करना है तो धारा जनित्र और विद्युत मोटर को याद करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। हर
सेट के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप अपना लॉन्ग छोड़कर आ रहे होंगे, तो ये ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती धारा जनित, दिश धारा जनित, दोनों में अंतर भी याद कर लेना, क्या क्या अंतर होता है। इसके अलावा एक में विभक्त वाला यूज होता है, एक में सर्पी वाला यूज होता है, उनका क्या काम होता है वो भी याद करके आपको जाना है। लॉन्ग के अंदर आपको प्रतिरोध, विभवांतर, धारा संबंधित एक न्यूमेरिकल भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें निकालने को कह देगा। उसके अंदर कई सारे प्रतिरोध कह सकता है, कुल धारा कह सकता है, अलग अलग विभवांतर निकालने को कह सकता है, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। तो जो लास्ट के 23, 24, 25 पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, यहां से आपके लॉन्ग बनते ही बनते हैं 100%। कोई भी सेट उठा के देख लो अगर आपने देखा हो। अगला है रसायन विज्ञान की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर आता है जो पहला चैप्टर है उसमें द्वि विस्थापन, अपघटन अभिक्रिया ये करोगे। उसके बाद अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण वाली और रिडक्शन वाली, और दूसरी रेडॉक्स अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपचयन, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार इसके अंदर से आते हैं एग्जांपल के साथ, रीजन के साथ, कभी कभी पता करने को आता है कि इनके अंदर से किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अच्छे से तैयार करके जाना। फिर आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, संतरे के अंदर, नींबू के अंदर क्या क्या अम्ल होते हैं, चींटी के डंक में क्या अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है अम्ल होता है, ये याद करके जाना है। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थलीन, ये क्या होते हैं। गंधीय सूचक क्या होते हैं, जैसे वेनिला एसेंस हमारा गंधीय सूचक है, वो याद करके आप लोग जाओगे। अब अगला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, वो है लवण, यानी खाना सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, और पीओपी के अंदर से आपको बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग से हर बार क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर अभिक्रियाएं भी आपको करनी होंगी। और रिएक्शन की बात करूं मैं, तो रिएक्शन आपको पीछे भी जो आपका लवण वाला चैप्टर है, लवण वाला हिस्सा है, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है भर्जन और निस्तापन, इसके अंदर भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी। भर्जन निस्तापन में अंतर क्या होता है, भर्जन और निस्तापन क्या होता है, किसका भर्जन होता है, किसका निस्तापन होता है, ये बात याद करके जानिए उदाहरण के साथ। फिर आता संचारण व इसके बचने के उपाय। फिर आता संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड, इसमें थर्माइट प्रोसेस, ये आपको धातु वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा, नया टॉपिक है, नया इंक्लूड करा है, क्योंकि हो सकता है ये आपको पूछा जाए। अगला आपका आता है सहसंयोजक बंध और उनके उदाहरण। तो कई सारे आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र आपको बताने को आ सकते हैं, जो कि उसके एग्जाम्पल का ही हिस्सा है। और ये सहसंयोजी बंध क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता ही क्यों है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, यानी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता क्यों नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता क्यों नहीं है, समझौता ही क्यों करता है, सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। अगला आता है आपका कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति, ये लोग आप लोग कर सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, पर अपने जैसे पुराना आपको पता है कि यूपी बोर्ड में पुराना पैटर्न चलता है और कई बार वो टीचर होते हैं पुराने क्वेश्चन डाल देते हैं, उसके हिसाब से समचतुष्फलकीय प्रकृति पूछी जा सकती है। अगला आता है सजातीय श्रेणी व इसके गुण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 7 में से 5 सेट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगला आपका आता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के अंदर आपको 2 नाम पूछे जाएंगे, 2 नंबर की आईयूपीएसी आती है, इसमें रिवर्स आईयूपीएसी भी होती है, यानी स्ट्रक्चर दे रखा होता है, नाम लिखना होता है, दूसरा होता है नाम दे रखा होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है। अच्छे से स्टडी करके जाओगे, ज्यादा खतरनाक नहीं आती है, एवरेज आती है। अगली बात करेंगे ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कार्बन वाले चैप्टर की है। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बार बार पूछी जाती है, हर किसी सेट के अंदर आपको देखने को लगभग इनमें से कोई ना कोई तो मिल ही रही होगी। अगला हमारा आता है एथिल अल्कोहल को बनाने की रासायनिक विधि और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण और उसके उपयोग। केमिकल प्रॉपर्टीज में कम से कम आपको 5 केमिकल प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, वैसे वो लोग ज्यादातर 4 पूछते हैं, मैं आपको 5 इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक आध आप भूल जाते हैं तो आपको समझ में आ रही हो। दूसरा, सेम एसिटिक अम्ल के आपको बनाने की विधि, रासायनिक विधि लिखोगे, 1 या 2 विधि आप लोग को याद कर लेनी है, और दूसरा आपको उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण याद कर लेने और उपयोग याद कर लेने। सेम यहाँ पर भी 4 से 5 आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आपका है साबुनीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, कौन कौन सी अभिक्रिया पूछी जा सकती है उसको भी मैं डाल दूंगा, किस तरह से पूछी जाती है। तो इनको 2-3 तरह से डिजाइन करा जाता है, क्या होता है जब, या क्या होगा जब हम इसको इसके साथ अभिक्रिया करें, या कैसे प्राप्त करोगे इससे ये। तो इस तरह से क्वेश्चन की हेडिंग देकर ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो इसके बाद चलते साबुनीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है पर आपको याद हो जानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और भी चीज है वो है साबुन की सफाई प्रक्रिया या अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया। अब साबुन की सफाई प्रक्रिया बोले, अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया सेम रहती है, तो आपको ये अच्छे से तैयार करके जानी है। अगला आता है आपको मिसेल संरचना, जो उसी के अंदर का इंक्लूड है। फिर आता है मेंडेल का मूल आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। मेंडेल का मूल आवर्त नियम है पहले वाला जो परमाणु भार पर आधारित है, दूसरा वाला है जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो मोजले ने दिया था। तो दोनों नियम आपको तैयार करके जाने हैं। हमारे पास है कि आवर्त सारणी के आधार पर वर्ग और आवर्त में आगे बढ़ने पर परमाणु आकार, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, संयोजकता, घनत्व, क्वथनांक और गलनांक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारी संयोजकता किस तरह से बदलेगी, परमाणु का आकार किस वजह से बदलेगा और रीजन क्या होगा, ये आपको तैयार कर लेना
लेना है। अगला आता है तीनों आवर्त सारणियों के 5-5 गुण भी आपको याद रख लेनी है। जो पहली आवर्त सारणी मूल वाली, दूसरी है मोजले की, तीसरी है हमारे रॉन्ग बर्नर और बरी की, तो आपको तीनों के 5-5 गुण याद कर लेने हैं। अगला टॉपिक है आपका एनोडीकरण, जो धातु के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बार बताऊं, धातु वाला जब आप लोग चैप्टर कर रहे होंगे तो वहां पर आप लोग को जो जितनी भी रिएक्शन आप लोग देखोगे, वहां पर रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। पहला आपको होता है कि जहां पर आपको अयस्क दे रखा होता है, अयस्क के दो नाम होते हैं, एक जनरल नेम होता है जैसे आप लोग जिंक सल्फाइड बोलते हैं, पर उसका सेम नाम उसका जिंक ब्लेंड भी होता है। तो इस तरीके से आपको दोनों नाम याद करके जाने, चाहे जिंक ब्लेंड हो चाहे केलामाइन हो, ये दोनों जिंक के ही अयस्क हैं। इनसे रिएक्शन कैसे होती है, इसी तरीके से कॉपर के कॉपर ग्लांस हो गए, क्यूपराइट हो गए, इन सब की रिएक्शन कैसे कैसे होती है वो आपको समझ के जानी है। अब हम चलेंगे बायोलॉजी पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर नोट बता दूं कि आपको जो केमिस्ट्री तैयार करेंगे तो केमिस्ट्री 20 मार्क्स की आती है, पर उसमें से आपको 10 मार्क्स तक के वहाँ पे रिएक्शन मिल रही होंगी। तो आपको ये बात समझ के जानी है कि आप लोग रिएक्शन के पोर्शन छोड़े नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन याद कर लेंगे, रिएक्शन मुझसे याद नहीं हो रही है, पर रिएक्शन आपको याद करनी होगी और रिएक्शन का आधा पोर्शन आता है, तो आप लोग आधे मार्क्स छोड़ देंगे अगर आपने रिएक्शन छोड़ दी। इसी तरीके से बायोलॉजी की बात करते हैं, और बायोलॉजी के अंदर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसके अंदर जो भी फिगर होते हैं वो आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के अंदर तो आपको कम से कम फिगर बनाने को आते हैं, और कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो चॉइस में भी नहीं होता है और वहां पर आपको सिर्फ फिगर ही बनाना होता है। और जब भी कोई फिगर यानी चित्र बनाते हो तो उसकी चीजें भी लिखनी होती हैं, क्या क्या उसके पार्ट है और क्या क्या उनकी चीजों के नाम है, तो ये बात ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर आता है प्रकाश संश्लेषण और इसके आवश्यक पदार्थ, ये आपको तैयार करना है। 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आवश्यक पदार्थों से जुड़ा क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस के अंदर भी आ जाता है। अगला आता है आपका मानव पाचन तंत्र, चित्र सहित आपको तैयार करना है, क्योंकि ये आता है आपका लॉन्ग के अंदर, तो आपका चित्र अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। मानव पाचन तंत्र में आपका एंजाइम वगैरह सही से पता होने चाहिए। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र और इसको बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, इसको भी चित्र के साथ आपको तैयार करके जाना है। अगला आपका आता है मानव उत्सर्जन तथा व्रकाणु की संरचना या नेफ्रॉन की संरचना या फ्रॉन की संरचना, ये भी चित्र के साथ आपको तैयार करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होंगे चित्र आपके उसके तैयार होने चाहिए। अगला आपका आता है पौधों में जल का परिवहन, जो संवहन भी कहते हैं, जो कि होता है जाइलम के द्वारा, या इसको सीधे सीधे कह सकते हो जाइलम ऊतकों द्वारा पौधों में जल का वहन। और इसी तरीके से एक बाष्पोत्सर्जन करके हेडिंग होती है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। छोटे छोटे पौधों के अंदर आपका जाइलम से होता है और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके अंदर बाष्पोत्सर्जन से होता है, ये बात आपको समझ के जानी होगी। रंध्र या बात रंध्र क्या होते हैं, जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं वो क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या होते हैं। अगला आता है आपका श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर आता है, फिर आता है धमनी और सिराओं में अंतर आता है, ये आपको तैयार करके जाना है। फिर आता है लसिका और लसिका के कार्य आपको पूछे जाते हैं। अगले बात करते हैं हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले सेट के अंदर कम देखने को मिला था 2022 में, पर 2020 में 6 सेट के अंदर करीब ये क्वेश्चन यहाँ से मिले थे, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता है मुकुलन और पुनर्जनन, ये आपको समझ के जाना है। इसके अलावा आप लोग मुकुलन पुनर्जनन हो, इनके बीच में अंतर भी याद करके जाना है। इसके अलावा आप लोग खंडन और पुनर्जनन दोनों के बीच में अंतर जरूर याद करके जाना, क्योंकि दोनों सिमिलर है। दोनों के अंदर जो बॉडी होती है एक एनिमल की, या जो एक हमारे पास लिविंग बीइंग होता है, जीवधारी होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो बट जाती है 3 हिस्सों में, 3-4 हिस्सों में, वो टूट जाती है, नया बन जाता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस उसमें होता है, वो आपको तैयार करके जाना है। अगला आता है आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर, वायवीय अवायवीय श्वसन, जैसे ऑक्सी श्वसन या अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। फिर आवृत बीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया सचित्र, ये आता है आपका लॉन्ग में कि पौधों के अंदर बीज कैसे बनते हैं, पौधों के अंदर लैंगिक जनन किस तरह से होता है, ये आपका लॉन्ग के अंदर आता है। इसके अलावा नर और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको आता है लॉन्ग के अंदर, ये आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा आपका परिवार नियोजन व इसकी विधियां भी आपको तैयार करनी है, ये थोड़ी सिंपल है, याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जैव विकास और उसकी संकल्पना। जैव विकास क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या है, तो ये क्वेश्चन नया इंक्लूड करा गया था, संकल्पना वाला पार्ट डाल के लॉन्ग के अंदर आया था, तो आपको एक चीज समझनी है कि लॉन्ग के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। हमारे पास है मेंडल के आनुवंशिकी के नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम आपको तैयार करके जाने, चाहे वो एक संकर संकरण के एग्जांपल पर है, चाहे द्विसंकर संकरण के एग्जांपल पर। अगला है हमारे पास एल एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जीनोटाइप फिनोटाइप, ये आपको तैयार करके जाने हैं। फिर अगला आता है सम युग्मनज और विषम युग्मनज, ये इनमें भी अंतर जो होता है वो तैयार करके जाना है। तो आपको ये बात समझनी है कि जो उन्होंने टर्म यूज करी थी, जो उन्होंने शब्द यूज कर देते, चाहे एक संकर संकरण हो, एल हो या एलिलोमॉर्फ हो, ये आपको तैयार करके जाने हैं। अगला समजात और समरूप अंगों में अंतर और साथ में उनकी डेफिनेशन, तो वो सेम इंक्लूड हो जाएगी। अगला आता है मानव में लिंग निर्धारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह से लिंग निर्धारण होता है मानव के अंदर। जीवाश्म, जीवाश्म में क्या होते हैं, उसकी डेटिंग कैसे करी जाती है, दूसरा आनुवंशिक और उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, और डार्विनवाद, ये इन सब चीजों के बारे में पढ़ के चले जाओगे, फिर बड़े आराम से आप लोग लिख दोगे। तो जिनके ऊपर स्टार नहीं बने उनको कम से कम पढ़ जरूर लेना, स्टार वाले छोड़ने नहीं है, और जिन पे स्टार नहीं बने उनको पढ़ लेना है बस एक बार। तो अगला चलते हैं हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, आपका पूछे जाता है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, चाहे वो वन संसाधन हो
व जल संसाधनों, ये लॉन्ग के अंदर पूछा जाता है कि उनका संरक्षण किस तरह से करा जाता है, उनका प्रबंधन कैसे करा जाएगा। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला आपका आता है यहाँ पे पारितंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके बारे में भी आपको समझ के जाना है। और जल संग्रहण एवं संरक्षण भी आपको पढ़ के जाना है, किस तरह से ये करा जाता है। तो यहाँ पे लास्ट के जो 3 चैप्टर बचते हैं उनके अंदर से निकाले हुए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको और अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं, जिनका नाम है ऐसे थोड़े से अजीब से पूछे जाते हैं। वो है पहला आपका दंतचरण, दूसरा है आणविक जातिवृंत, कोहरे में सोडियम प्रकाश का यूज क्यों करते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बनाने की विधि क्या होती है, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया ही बोलते हैं। और इसी को हम यह भी बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या होती है। इसके अलावा ईंधन के रूप में अल्कोहल यानी एथेनॉल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और दूसरा आपका आता है ओजोन परत से क्या लाभ है और ओजोन परत का क्षय कैसे होता है, क्या होती है ओजोन परत। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं और इन क्वेश्चन के अंदर से आपको मिल जाएंगे। देखने में आपको ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लग रहे होंगे, पर मैं आपको बताऊं अगर आपको 95% लाने हैं और उससे ऊपर का स्कोर करना चाहते हो तो आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने होंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अपनी तैयारी में लगे रहो बोर्ड एग्जाम की। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, कैसे कैसे उसके लेक्चर्स क्या होंगे, वन शॉट लेक्चर भी आपको मिल रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।